गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अध्ययन करेंगे अपन बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। इसमें टॉपिक रहेगा प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण एवं विकास में आज अपन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की विधियाँ। प्रशिक्षण की वैसे तो अनेक विधियाँ प्रचलन में हैं, हम उनमें से कुछ एक विधियों का वर्णन कर रहे हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों को मोटे रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कार्योन्मुखी प्रशिक्षण विधियाँ, सेकंड है कार्यतर प्रशिक्षण विधियाँ। कार्योन्मुखी प्रशिक्षण विधियाँ अनेक प्रकार की होती है, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेथड्स बोलते हैं इनको। इसमें पहली विधि है कार्य पर प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण को ही उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण भी कहा जाता है। ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री, TWI। यह प्रशिक्षण की अत्यधिक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। प्रशिक्षण की इस विधि में नए आने वाले कर्मचारियों को उनके निकटस्थ अधिकारी के पास रखा जाता है और वह अधिकारी उनको कार्य के संबंध में आवश्यक बातों की जानकारी देता है और उनसे कार्य करवाता है। प्रशिक्षण की यह विधि अनेक लाभ दोषों से समाहित होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण विधि एवं व्यवहारिक विधि मानी जाती है। इसका प्रायः सभी संस्थाओं में उपयोग किया जाता है। यह विधि प्रशिक्षण की अन्य विधि की पूरक विधियों के रूप में भी उपयोग की जाती है। इसलिए कई विद्वान इस विधि को प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि के रूप में भी मानते हैं। दूसरी है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण विधि। इसे ही प्रशिक्षण केंद्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में कारखाने परिसर में ही एक बड़े कमरे या हॉल में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाता है। इस हॉल में कारखाने में काम आने वाली मशीनों की नकल से तैयार दूसरी मशीनें या मॉडल रख दिए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को इन मॉडल पर कार्य करना पड़ता है तथा उन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित विशेषज्ञ रखे जाते हैं। जब प्रशिक्षणार्थी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेता है तो उसे कारखाने में उसके पद पर लगा दिया जाता है। यह विधि वहाँ उपयोगी रहती है जिस संस्था में निरंतर नए कर्मचारी आते रहते हों तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती रहती है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलरिंग, जेवर एवं जवाहरात के कार्यों के प्रशिक्षण के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। तीसरी विधि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण विधि। यह तकनीकी कार्यों के प्रशिक्षण की विधि है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षु किसी अनुभवी अधिकारी के निर्देशन में कार्य का तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करता है। इसकी अवधि सामान्यतः 6 माह से 5 वर्ष तक की हो सकती है। यह विधि तकनीकी कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि का उपयोग तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को वास्तविक कार्य परिस्थितियों में अनुभव प्रदान करने के लिए भी दिया जाता है। अगली विधि है इंटर्नशिप प्रशिक्षण विधि। जब सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त पेशेवर व्यक्तियों को वास्तविक कार्य दशाओं में लगाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे इंटर्नशिप प्रशिक्षण कहते हैं। आजकल जैसे कंपनी सचिव, MBA करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक प्रश्न पत्र पास करने के बाद किसी संस्था में जाकर कुछ समय के लिए व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। डॉक्टर्स के लिए तो वर्षों से इस प्रकार की प्रशिक्षण विधि की अनिवार्यता है। यह विधि वहीं लाभप्रद है जहाँ प्रशिक्षणार्थी को शैक्षणिक संस्थाओं में अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उपयोग लाने का अवसर मिलता है। यह वह सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करना सिखाया जाता है। अगली विधि है कार्य परिक्रमा या परिवर्तन विधि। यह बहुआयामी प्रशिक्षण विधि है। इसमें कर्मचारियों को संस्था के विभिन्न विभागों में थोड़े थोड़े समय के लिए भिन्न भिन्न कार्यों पर लगाया जाता है। प्रायः बैंकों में क्लर्कों एवं अधिकारियों को बारी बारी से भिन्न भिन्न काउंटरों पर बिठाया जाता है। इससे उन्हें संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का ज्ञान हो जाता है। अगली विधि है
अनुरूपक यंत्र एवं प्रशिक्षण सहायता सामग्री विधि। इस विधि में प्रशिक्षण देने के लिए वास्तविक यंत्रों जैसे ही नकली यंत्र बनाए जाते हैं तथा उन पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है। वास्तविक या मूल यंत्रों पर प्रशिक्षण की तुलना में खर्च कम आता है। इससे प्रशिक्षणार्थी की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है, किंतु इस विधि का दोष यह है कि इसमें वास्तविक कार्य परिस्थितियों का अनुभव नहीं हो पाता है। अगली विधि है प्रदर्शन या उदाहरण विधि। इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष स्वयं किसी कार्य को करके दिखाता है। इससे प्रशिक्षणार्थी स्वयं कार्य करना सीखते हैं। यह विधि छोटे मोटे यंत्रों के उपयोग एवं उनकी कार्यविधि को समझने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगली विधि है मार्गदर्शक या परामर्श विधि। यह प्रशिक्षण की अत्यंत ही सरल विधि है। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों को यह सुविधा होती है कि वे अपने कार्य में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन या परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह विधि बहुत ही अनौपचारिक मानी जाती है। जब कठिनाई आती है तो तुरंत मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ये प्रशिक्षण की कार्योन्मुखी प्रशिक्षण विधियाँ मानी गई है। अब सेकंड है कार्यतर प्रशिक्षण विधियाँ, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में सबसे पहली विधि है प्रवचन विधि, लेक्चर मेथड। प्रवचन एकल मार्गीय औपचारिक वार्ता है जो एक समूह के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसमें समूह प्रायः निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठा होता है। इसमें प्रवचनकर्ता विषय वस्तु का ज्ञाता होता है और वह श्रोताओं की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने की स्थिति में भी होता है। ये प्रवचन विस्तृत सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक सूचनाओं से परिपूर्ण होते हैं। प्रवचन विधि के कई दोष होने के उपरांत भी एक बड़े समूह को विस्तृत सूचनाएं एवं सैद्धांतिक बातों की जानकारी देने के लिए यह विधि अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी विधि है व्यक्तिगत परिचर्चा या सम्मेलन विधि, कॉन्फ्रेंस मेथड। इस विधि के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समय समय पर भेंट करता रहता है तथा उससे अपने कार्य की समस्याओं एवं परिस्थितियों के बारे में मार्गदर्शन एवं सुझाव मांगता है। अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर सुझाव एवं परामर्श देते हैं। प्रशिक्षणार्थी धीरे धीरे अपनी परिचर्चाओं के बाद अनेक बातें स्वयं सीख लेता है एवं समझ लेता है। व्यक्तिगत परिचर्चा की या सम्मेलन की यह विधि बहुत उपयोगी हो सकती है यदि अधिकारी तथा प्रशिक्षणार्थी खुलकर विचार विमर्श करें। अगली विधि है समूह परिचर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड। विक्रय प्रशिक्षण की इस विधि के अंतर्गत सामान्यतः एक सीमित संख्या में 15 से 20 की संख्या में विक्रयकर्ताओं के समूह बना दिए जाते हैं। इस समूह के सभी सदस्य अपने वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में अपनी विक्रय समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं तथा उन समस्याओं पर एक सर्वमान्य हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः समस्याओं के समाधान के लिए समूह परिचर्चा बहुत ही उपयोगी साधन है, किंतु इसकी सफलता समूह परिचर्चा का नेतृत्व करने वाले पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त परिचर्चा के बिंदुओं को पहले से स्पष्ट करने पर ही इसे सफल बनाया जा सकता है। अगली विधि है सम्मेलन विधि, कॉन्फ्रेंस मेथड। प्रशिक्षण की एक विधि यह भी है जिसका मूल उद्देश्य एक समूह के ज्ञान एवं अनुभव को सबके लिए उपलब्ध कराना होता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी अपने विचार एवं अनुभव को सम्मेलन में प्रकट करने के लिए स्वतंत्र माने जाते हैं। सम्मेलन पद्धति वहीं उपयोगी रहती है जहां पर समान योग्यता यानी एक समान योग्यता वाले, एक समान स्तर वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना हो तथा उन व्यक्तियों को सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए आने वाले विषय के संबंध में कुछ सामान्य ज्ञान हो। अगली विधि है समस्या अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड बोलते हैं इसको। इस विधि में प्रशिक्षणार्थी के समूह के समक्ष किसी एक वास्तविक या काल्पनिक समस्या
के तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है तथा उनसे इस समस्या के हल के लिए कहा जाता है। समूह का प्रत्येक सदस्य मानसिक अभ्यास द्वारा समस्या का हल ढूंढता है। तत्पश्चात उन सभी हलों का विश्लेषण किया जाता है तथा प्रशिक्षक की सहायता से श्रेष्ठ समाधान का चयन किया जाता है। यह विधि प्रबंधकीय वर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उचित मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं प्रशिक्षण पर अधिक व्यय कर सकती है वे ही इस विधि को अपना सकती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10 से 12 तक सीमित हो वहीं यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। अगली विधि है प्रसंग विधि। प्रशिक्षण की इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर पॉल पीगर्स माने जाते हैं। उन्होंने इस विधि का विकास समस्या अध्ययन विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया था। इस विधि में विशेषज्ञ प्रशिक्षक प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को किसी घटना का विवरण देते हैं तथा उनमें से एक समस्या का हल पूछा जाता है। प्रशिक्षणार्थी इस घटना के तथ्यों के आधार पर समस्या का समाधान करता है। तत्पश्चात प्रशिक्षक स्वयं उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यह विधि प्रबंधकीय वर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगली विधि है समिति विधि। संस्थाएं अपनी कई समस्याओं के समाधान के लिए प्रायः समितियों का गठन करती रहती है। किसी भी नए प्रबंधकीय कर्मचारी को प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से उसे ऐसी किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। वह समिति के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्यों के साथ बैठता है तथा समस्याओं के समाधान एवं निर्णय की प्रक्रिया को सीखता रहता है। इससे उसमें धीरे धीरे समस्याओं के विश्लेषण एवं निर्णय की योग्यता का विकास होता है। यह विधि प्रबंधकीय पदों पर नवनियुक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। यानी प्रबंधकीय पदों पर जो नए व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए ही यह समिति विधि बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगला है कनिष्ठ मंडल विधि। सभी कंपनियों में संचालक मंडल होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको कहा जाता है। ये संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों, बाहरी विशेषज्ञों या अन्य अनुभवी प्रतिनिधियों से बनाए जाते हैं। ये मंडल ही संपूर्ण संस्था के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, किंतु प्रशिक्षण देने के लिए संस्था अपने कुछ प्रबंधकीय कर्मचारियों का कनिष्ठ मंडल बना देती है तथा जो कनिष्ठ मंडल है वह समय समय पर अपनी जो सूचनाएं हैं, अपनी जो समस्याओं का समाधान है वो देता रहता है और संचालक मंडल उसका समाधान या निर्णय का मूल्यांकन करता रहता है। इस प्रकार कनिष्ठ मंडल के सदस्य भी समस्याओं के समाधान एवं निर्णय में दक्ष होते रहते हैं। यह विधि उच्च मध्यवर्ती प्रबंधकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगली विधि है भूमिका निर्वाह विधि। इस विधि में प्रशिक्षणार्थी को अपने आप ही अपनी भूमिका रोल को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। जब वह बताई गई परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका को सही प्रकार से निभाने में कोई त्रुटि करता है, किसी प्रकार की गलती करता है, तो अधिकारी उसे आवश्यक निर्देश देता है। इससे उसे नई बातें सीखने का अवसर मिलता है। यह विधि प्रशिक्षण की स्वतंत्र विधि के रूप में नहीं अपनाई जा सकती है। इसे प्रवचन विधि या पत्राचार विधि के साथ ही अपनाना उपयुक्त रहता है। अगली विधि है विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विधि। भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करती है, जैसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, यूनिट ट्रस्ट कैपिटल मार्केट संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय सेवावर्गीय प्रबंध संस्थान आदि ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने समय समय पर पाठ्यक्रम संचालित करती रहती है। उन पाठ्यक्रम के माध्यम से संस्था के कर्मचारियों को इन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु भेजी जा सकती है। इस विधि के अनेक लाभ दोष माने गए हैं। इस विधि के अंतर्गत मूल रूप से यह माना जाता है कि व्यवहारिक पक्ष को प्रायः उपेक्षा दी जाती है।
अगली विधि है विशेष पाठन विधि। प्रशिक्षण की इस विधि के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण तथा उपयोगी विषय पर एक प्रशिक्षणार्थी को अपने विचारों का वाचन करना पड़ता है तथा प्रशिक्षणार्थी दूसरे प्रशिक्षणार्थी उनको सुनते हैं। तत्पश्चात वाचन की गई सामग्री पर विचार विमर्श किया जाता है। इस विधि से सबसे बड़ा लाभ होता है कि प्रशिक्षणार्थियों का मानसिक विकास होता है। तो ये कार्यतर प्रशिक्षण की विधियां हुई। 2 प्रकार की विधियां, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, इसलिए आपको यह अच्छी तरह से तैयार करना होता है। धन्यवाद।